आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। तो कालेधन के खिलाफ जग में हम हर दिन किसी एक मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे सोने के क्षेत्र में विमुद्रीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए आप सवाल करना चाहते हैं तो #economytoday का इस्तेमाल करते हुए अपना सवाल कीजिए। मेल के जरिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं SK जिंदल साहब, जो कि बुलियन एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे की। काले धन पर कुठाराघात करने के साहसिक फैसले के पीछे सरकार की मंशा साफ थी। अवैध धन रखने वालों पर शिकंजा कसना, उन क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ना तय था जहां नगद में भुगतान अधिक होता है। उन्हीं में से एक है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह विमुद्रीकरण का प्रभाव पड़ रहा है इस क्षेत्र पर। सरकार ने काले धन पर कड़ा प्रहार करते हुए 500 और 1000 के नोटों पर रोक लगाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे वित्तीय क्षेत्र की किफायत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को कई लाभ होंगे। साथ ही ऐसे कई क्षेत्र हैं जिस पर विमुद्रीकरण का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं में से एक है सेफ हेवन माने जाने वाला सोना। आभूषण विक्रेताओं ने विमुद्रीकरण कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है इस फैसले से लोगों का विश्वास सोने के प्रति और बढ़ेगा। साथ ही जानकारों का मानना है कि इससे आंशिक दिक्कतें तो सामने आ सकती हैं, पर मांग में कोई कमी नहीं होगी। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक से होता है। वहीं डॉलर की मजबूती से सोने की कीमत में उछाल आता है। जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र में असंगठित रूप से कारोबार करने वालों को शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर इस फैसले से उन्हें अनुशासित होकर काम करने में मदद मिलेगी। साथ ही 2 से 3 क्वार्टर में इसका अल्पकालिक प्रभाव दिखेगा। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की माने तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बाजार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का व्यापारिक योगदान 80% है। ऐसे में जो बदलाव की बयार बह रही है, उससे भविष्य में फायदा होना लाजमी है। अधिकांश विक्रेता नगद में भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। अब उनके लिए अन्य कैशलेस विकल्प भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जिंदल जी, मेरा पहला सवाल यही है कि लगातार हम फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड खरीदने में भारतीय बहुत विश्वास रखते हैं। क्या लगता है कि विमुद्रीकरण के बाद क्या फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड को खरीदना कम हो जाएगा और लोगों का जो एक नज़रिया है, जो एक हम शिफ्ट देखना चाहते हैं माइंडसेट में, वो गोल्ड ETFs, गोल्ड बॉन्ड या मॉनेटाइजेशन स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उस पर अब बढ़ जाएगा? ऑलरेडी कैलिब्रेटेड वे में उस तरफ इम्पैक्ट जा रहा है, क्योंकि पहले ये धीरे धीरे ये सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले ये प्रोडक्ट्स थे ही नहीं। ETF को कुछ समय हो गया, लेकिन अभी जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हुआ, ये अभी नए स्कीम्स हैं। तो ये सब विकल्प हैं फिजिकल गोल्ड के। गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो बहुत ही सुंदर विकल्प है फिजिकल गोल्ड का। अब लोग जो हैं डिजिटलाइजेशन से भी प्रभावित होकर के उस तरफ जा रहे हैं कि हम कुछ नया ट्राई करें। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी को बताता हूँ कि देखो मैंने गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो वो 2 लोग जो मेरे आसपास बैठते हैं वो भी कहते हैं अच्छा हम भी करते हैं। तो एक दूसरे को देख करके धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि फिजिकल गोल्ड का उतना रोल कम हो जाएगा जितना कि गोल्ड की डिमांड उधर से पूरी होगी। तो ये चीज़ हम होते हुए देख भी रहे हैं। सिर्फ फिजिकल गोल्ड का नतीजा जो पहले हमने देखा वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हर दफ़ा आज अगर 15 साल के बाद अगर उनको गोल्ड चाहिए या 10 साल के बाद चाहिए अपने बच्चों की शादी के लिए, तो अभी से लेके रखना पड़ता था, जो कि बहुत अच्छा तरीका नहीं था इन्वेस्ट करने का। फिर बेहतर है कि आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जाइए और जब आपको चाहिए तब गोल्ड मिल जाएगा आपको उस दिन के भाव पे जब आपने इन्वेस्ट किया है, और तब तक का आपको ब्याज भी मिलेगा और आपको गोल्ड को संभालना भी नहीं है। संभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर उस दौरान कोई अगर हादसा हो जाए तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो ये सब टूल्स देने से क्या होता है कि हर एक की अपनी अलग नीड होती है।
और वो उस नीड को अपनी टूल जो अवेलेबल है मार्केट में, सब अनेबलमेंट होना चाहिए, सब तरह के टूल अवेलेबल होने चाहिए, तो वो अपनी नीड के हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। तो ये अगर एक सिर्फ फिजिकल गोल्ड रह जाए तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अब सब तरह के टूल्स जो इंटरनेशनली सबको अवेलेबल हैं वो हिंदुस्तान में हम सबको अवेलेबल है। अब हमारे ऊपर है कि किस जो हमें ज़्यादा सूट करता है हम उस तरीके को अपनाएं। Well, Mr. Jindal, after this demonetization, there are certain rumors that come with respect to the gold and jewelry sector. I want to discuss on those aspects so that there could be some sort of clarity to be given to the people of this country. First of all, many people, there is a rumor, in fact, there are certain reports as well, that the black money holders apparently depended on gold and jewelry sector to dispose their black money off and then buy gold. How is this happening? I mean, is it really happening, or is there a pause to that practice, or what is your analysis on this? It was happening in a big way earlier because जैसे हम देखते थे कि always people will go for real estate or jewelry, these two sectors mainly for black money, or maybe in cash, three forms. But from here onwards, cash will be difficult. People will lose faith in keeping black money in the form of cash. Real estate, the government they have already announced their intention that we are after it, and we would not like anybody to hold anything which is benami or in black money. And then gold. Gold is the third thing, and the business environment with GST around, etc., all these things will take care that generation of black money will not take place as it was taking before. Suppose, which we hope government will reduce the taxes also, income tax. That will also support to stop the generation of black money. So all these steps, they impact from all sides, and the net result is when you see what the final outcome is. Final outcome we expect will be very positive. Government is very, very serious about it, very, very committed to it, and they are not worried about how hard it is, how difficult it is. They want to do it, they will do it. And what about the prices? Because there are even reports that came in that many gold traders have shut down their shops, and the few who opened have started saying that there is no gold available or something, or they are not even quoting the prices of the gold available to them, and then there is some trading happening through the back door. And is it possible? I mean, do the traders have the freedom to quote their prices? Isn't this association that doesn't it give the prices of the gold? Gold rates are quoted on market market rates. Market forces decide the rate. There is no control on gold rates. It changes every day. In 2000, Mumbai Bullion Merchants Association will be giving the prices. No. They just let you know what the market prices are, but they don't control the prices. They just inform you about it. It is free, and market forces always decide it, which is a international way of handling gold prices. There is nowhere in the world there is any control on such things. In 2000, the prices were $252 for an ounce. 2012, 1950. So this is market driven. So those things cannot be controlled, but at this point, on 8th of November also, people use this opportunity to make some quick money. Now they are afraid because the details are being asked from them. Yes. So that is the atmosphere in the market. That situation is such that they are all afraid and they don't want to open the shops, because the moment they open, they will be asked, give us the details. So before the government has tightened the screw, this thing was practiced, because we've heard that the traders were buying gold for the old currency and charging a premium for that. Yes, it was happening. This is what I also have heard. And when government came to know of it, they wanted to control it, and that is how they wanted to control. They sent their teams, etc., to see what is happening. Surveys, etc., and they ask them the details. Any specific instructions given to the traders by the government on this front? As we see in the media only, what I have seen, that some Department of Excise is asking, give us all the details please, what you have done in the after 8th of November, or from 8th of, yes, everything. पैन कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी करते हैं, लेकिन एक हमेशा से वो 2 लाख के ऊपर पहले से था। अच्छा जी। साथ ही जिस तरह से
आयात की बात की जाती है सोने को लेकर, वो हमेशा से सरकार के लिए एक परेशानी का सबब रहा है कि ज़बरदस्त रूप में आयात किया जाता है सोने का, जिससे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इस सेक्टर को प्रभावित किया जाता है। क्या लगता है इस आयात पर कितनी रोक लग पाएगी और क्या कुछ कम हो पाएगा? आयात पे रोक लगाना नहीं चाहिए। 50 लाख लोग हैं देश के अंदर, तकरीबन आधा % लोग आप समझ लीजिए जिनकी रोटी रोजी इससे जुड़ी हुई है। कारीगर जो आभूषण बनाते हैं वो कारीगर पूरे देश में बड़ी मात्रा में है। फिर वो कारीगर जब बनाते हैं तो उसके बाद फिर वो रिटेल होता है, होलसेल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा, तो वो ज्वेलर्स और इस तरह से होता है वो नेटवर्क से। अगर हम आयात को बंद कर देंगे तो वो मुश्किल में आ जाएंगे, उनकी रोटी रोजी मुश्किल में आ जाएगी। वो जॉब नहीं, उसे कम कर दिया जाए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा मिले। नहीं, गोल्ड जो है ना हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता। हाँ। गोल्ड को बाहर से मंगाना ही पड़ेगा, लेकिन यूज होता है। 25% हमारी जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान में आती है क्योंकि इतनी डिमांड है यहाँ पर। और हम 125 करोड़ लोग हैं, तो हमारी नीड भी है और हमारी उसकी पसंद भी है कि हम गोल्ड में विश्वास रखते हैं और वो हमें कंफर्ट भी देता है। जब गोल्ड हमारे पास होता है तो हम डरते नहीं, चलो एक किसी मुश्किल से कोई आपदा आएगी, कुछ आएगा तो हम इससे संभाल लेंगे। और वो ठीक भी है, हम देखते आए हैं होता हुआ परिवारों में हर समय। देश ने भी जब मुश्किल आई थी तो गोल्ड ने संभाला था, जब देश को फॉरेक्स की जरूरत थी, तो सन 90 की बात अगर आप देखें जी। तो इसलिए उसको रोकना उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन है कि और कोई ब्लैक उसमें ना जाए वो, लेकिन ऐसे आप आभूषण बनाने बंद कर दें, ये कोई सोल्यूशन तो उसका नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कालाबाजारी ना हो, इस पर ज़रूर ध्यान रहेगा। और फिलहाल वक्त हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपके जीमेल और ट्वीट से इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप हमें सवाल कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के दौरान भी आप सवाल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये एक इंटरैक्टिव शो है। आइए रुक करते हैं कि पहला जो जीमेल पर सवाल है वो किसने पूछा है, वो क्या जानना चाहते हैं। अलका भटनागर हैं। जिंदल साहब ये जानना चाहते हैं कि विमुद्रीकरण का छोटे जो ज्वेलर कारोबारी हैं या फिर कह सकते हैं आभूषण विक्रेता हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ यही है कि असंगठित क्षेत्र जो है, अगर हम बात करें ज्वेलरी और जेम सेक्टर की, कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी योगदान है, लेकिन क्या लगता है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या वो अनुशासित हो पाएंगे जिस तरह से रोज़मर्रा के वो काम करते हैं और नगद में ज़्यादातर कारोबार किया जाता है। देखिए, विमुद्रीकरण जो है एक इनएविटेबल चीज़ थी जो होना ही था। अगर हम किसी भी सरकार को, जब हम इलेक्शंस होते तो यही कहते हैं कि आप किसी तरह से ये ब्लैक मनी को ख़त्म करें, करप्शन को ख़त्म करें वगैरह। जब होती है उसके साथ जो जुड़ी हुई थोड़ी पेन है उसको लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका असर क्या होगा, आप ये देखिए कि सारी एफिशिएंसीज बढ़ जाएंगी। जो एफिशिएंसीज की लीकेज हो रही थी ब्लैक मनी से या इसको करप्शन से देखें और टेररिज्म से देखें, ये सब लीकेजेस थी। जब इनके ऊपर कंट्रोल लगेगा तो जो वाइट
इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगी। जब उसको सपोर्ट मिलेगी तो देश के हर आदमी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है कि इस समय जो टाइमिंग थी, जो अपना समय चल रहा है उसको देखते हुए इस समय ये होना चाहिए था। बिना बताए हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और दूसरा विकल्प भी नहीं था कोई। अगर वो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि हमें बता के कुछ समय देना चाहिए था, ये सब मैं नहीं मानता इन बातों को, और ये गलत है। बिल्कुल ठीक है जिस तरह से किया गया, और इसका असर हम हर एक आदमी को थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। हमें संयम रखने की ज़रूरत है। हमें ये छोटी मोटी चीज़ों से विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि लाइन में लगे हैं और या कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ों में कुछ ना कुछ हो सकता है कि लाइन में वो लोग लगे हुए हैं ज़्यादा, वो लाइन को लंबा कर रहे हैं, जो इसमें से कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो 25% या 20% उनको चेंज करने के पैसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मेरे मजदूरी कर रहा हूँ उससे बढ़िया ये है तो मैं इधर लग जाता हूँ। तो वो लोग हैं ज़्यादातर उसमें से, और जैसे जिसकी जो ज़रूरत है वो अपनी नीड से वैसे बाय एंड लार्ज ठीक हो रहा है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। तो इसको टेम्परेरी पेन मानते हुए हमें देश के लिए और एक इतनी बड़ी अच्छाई के लिए इसको स्वीकार करना चाहिए। हम एक भगवान की पूजा करने के लिए भी कहाँ पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, 10-10 दिन की छुट्टियाँ लेके एक पूजा करने चले जाते हैं। यहाँ तो यहाँ बैठ कर के हम ये पूजा के बराबर ही काम कर रहे हैं, जब हम देश के लिए एक अच्छे काम में अंदर एक योगदान कर रहे हैं कि ये चीज़ हो। फ़ायदा क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ऑलरेडी आपने सुना होगा 1.5% इंटरेस्ट रेट का कट किया है SBI ने फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर। ये इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएंगे ना तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जॉब्स आएंगे, जॉब देंगे तो आर्थिक व्यवस्था जो अपने आप मजबूत हो जॉब तो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को जॉब मिल जाए तो वो अपने परिवार को डिग्निटी के साथ पाल सकता है। अगर जॉब नहीं है तो उसके बिना उसको बहुत मुश्किल है। तो जॉब्स आने का एनवायरनमेंट इससे बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। Right. So let's have a look at other question. We are getting questions on Gmail and Twitter on both the handles. Let's have a look at that second question on a Gmail. This is by Purva Sharan. Let's have a look at what he has to ask on the show. And the question is, I want to know what is bond and sovereign gold bond scheme, how to invest in the scheme. Purva Sharan, sir, you can answer this question. Before that, I would request all the viewers to put their questions with respect to the demonetization. Thank you very much, sir. You can answer this question. Government has announced this sovereign gold bond scheme. Already 6 or 7 tranches have come. Next tranche is about to come. Yes. If they will see in the media, then they can apply. And when they apply, they pay, they will get a bond of what kind of 5-year or 10-year, whatever they want. It is their investment in gold in today's price. After 5-year or 10-year, whatever they apply, they will get, they can get the gold or the money equivalent on that day's price when the maturity occurs. So this is gold bond scheme. You don't have to hold physical for that long because you will not be using it, but you will be holding it. Right. But here you will earn interest in lieu of that. True. Let's have a look at other question on Twitter this time. This is by Vijay Mahawal. Let's have a look at that question on Twitter now. How physical gold lying in lockers of temple or citizen can be found after this demonetization? That's what Vijay Mahawar wants to ask. All this gold which people have or temple have, this is their another scheme, gold monetization scheme, under which you can deposit in the bank your gold and you will get a certificate for that, and you can get this gold whenever you want after a certain period, 3 years or 5 years, whatever period you book it for, and then you get interest on that gold during that period. So that is gold monetization scheme. If gold, suppose 100 kg gold is lying in the temple, they don't need to keep it with them, they need to give it to the government, the bank, and it is all guaranteed by government, RBI. So bank will, what they will use, they will melt, they will decide the purity, fine gold. In fine gold they will get a certificate. That certificate, they will get similar amount of gold whenever they want after that period, and during that period they will get an interest which is about 2%, in the neighborhood of 2% per annum.
चलिए अगला ट्विटर देखते हैं और ट्विटर हैंडल पर किसका सवाल है और माही सिंह जो है वो सवाल पूछना चाहती हैं और माही सिंह का सवाल भी डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण से ही जुड़ा हुआ है. हाउ इज गवर्नमेंट लुकिंग आफ्टर इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गोल्ड्स बाय ज्वेलर्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन? Mr. Jindal, I just sorry to interrupt. I just would like to ask regarding the import itself because almost 1 billion worth gold has been imported after November 9th. So can we say that the gold jewelers have started importing more gold because there is a sudden a surge in the demand after this demonetization is announced? Because we were talking about this backdoor trade that we are witnessing in the jewelry trade. No, I tell you, the gold market for India is 45 billion per annum. 1 billion is nothing. But in just a span of 1 week. 1 week, it doesn't matter. There are spells where 6 months there was hardly any gold import because the demand was not there. Nice. So whenever demand is there, gold is so simple that if you tell today, tomorrow the goods will be here, it comes by air. The logistic is so simple. So whenever demand is there, they import and they sell it. Whenever there is no demand, they will not import those quantities. So demand is met immediately whenever it is there. So they use it. So are we witnessing any surge in the demand after this demonetization is Temporary demand. And why is that so? People want to convert or people want to buy gold now because they think it is more surer form of keeping it. So they are looking for it. And when you are dealing with 125 crore people, the psyche works in a way. If somebody tells I bought gold, this, so the other one will think okay, I will also do the same thing. They follow that. लेकिन जिंदल साहब क्या आप ये बात मानते हैं कि आप खुद इस एक बुलियन एक्सपर्ट हैं कि जो भी आभूषण विक्रेता हैं या ज्वेलर्स हैं उन्होंने हालांकि इस कदम का स्वागत किया है, सिर्फ जो ये दिक्कतें हैं वो आंशिक है, अगर इनका दीर्घकालिक परिणाम देखा जाए तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा जो लोगों का मानना है, लेकिन ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश है कि नहीं, अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभाव पड़ा है तो वो गोल्ड या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है. नहीं, उसको प्रभाव नहीं पड़ा है, वो भी उसी का हिस्सा है. लेकिन वो अपने वे में रिएक्ट करता है. हर एक का इम्पैक्ट अलग अलग होता है टेम्परेरी वे में, लेकिन फायदा सबको पहुंचने वाला. वो भी भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन उनके बिजनेस से इन्फ्लुएंस जो हुआ है उसमें तुरंत जो है इम्पैक्ट ज्यादा है. लोग उसमें सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं कि अगर हमारा ये कन्वर्ट ही हो जाए तो हम इसको उठा करके रख लेंगे. बाद में ये पता नहीं है कि वो उसका क्या होगा. वो चोरी हो सकता है, वो सरकार की निगाह में आ सकता है, तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप पता लगेगा कि एक छोटी खाई से बड़ी खाई में गिर रहे हैं. True. Let's have a look at other question. The final question. We are running out of time on Gmail. Let's have a look at that question on Gmail. Will gold prices go down after demonetization in India? If yes, how? गोल्ड प्राइजेस का डिमोनेटाइजेशन के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है. ये इंटरनेशनल प्राइजेस पे चलते हैं गोल्ड प्राइजेस हमेशा, और ये डिमोनेटाइजेशन इज अ टेम्परेरी फिनोमिना. 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद हम इसमें बात भी नहीं कर रहे होंगे, आम आदमी नहीं बात करेगा, वो खत्म हो चुका होगा उसका इम्पैक्ट. मेरे ख्याल है कि 30 दिसंबर के बाद हार्डली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. तो वो प्राइजेस वर्ल्ड की डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं और उसका सीधा संबंध उसके साथ है. एस के जिंदल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें आप विमुद्रीकरण से जुड़ी हुई दी, खासतौर पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे इस शो पर जुड़ने के लिए. और खासतौर पर बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि अगर हम एक प्राइसेस यानी कि कीमतों में कुछ हाल देख रहे हैं तो इसका विमुद्रीकरण से लेना देना नहीं है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव होता है, जो कि अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, उसी से ज़्यादातर वेंकट सोने की कीमतों में हम देखते हैं कि कभी उछाल होता है, कभी उसमें गिरावट देखी जाती है. Well, yes, before we wind up, let's have a look at the market situation. BSE Sensex down by almost 100 points there. 25,950 is the current level, and NSE is also on the same similar level, 7,993, down by 0.49% that we are witnessing on BSE as well. So that's all on this show. Stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. Namaskar. Business Morning was brought to you by BSE IPF,